नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगातार कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाद का कम से कम इस्तेमाल करो। खाद पर याद आया, बाकी सब तो बात कर लेंगे कि आज ही अखबारों में खबर यह है कि ईरान से हमारे यहां रासायनिक खाद, जो केमिकल खाद होती है, उससे भरा हुआ एक पूरा जहाज आ रहा था और उस जहाज को लेने से इंकार कर दिया गया। कहा गया ये जहाज से जो खाद आ रहा है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ईरान से आ रहा है और ईरान से आएगा तो अमेरिका, ट्रंप दादा जो है वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते, भले देश के अंदर किसानों को खाद न मिले, भले देश के अंदर फर्टिलाइजर की कीमत लगातार बढ़ती चली जाए, भले देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा है वो डाउन हो जाए, लेकिन ईरान से खाद नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप अंकल जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप अंकल की नाराजगी के चक्कर में कल यह खबर आई थी कि एलएनजी जो आ रहा था रशिया से वो हमने नहीं लिया, अब सिंगापुर में वो खड़ा है। उसके बाद हरदीप पुरी ने कहा हमने तो मंगाया ही नहीं था, तो सारे अखबार झूठ बोल रहे थे। और ये कोई टुटपुजिया अखबार नहीं है, ये इंटरनेशनल अखबार हैं जिन्होंने साफ साफ लिखा कि रशिया से एलएनजी चला था भारत के लिए और उसको सिंगापुर से वापस भेज दिया गया और अब ईरान से जहाज आ रहा था रासायनिक खाद लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर लेकर, उसको भी वापस कर दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत बड़ा बहाना बनाया गया और कहा गया कि इकॉनमी में जो दिक्कत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते हैं। 3-4 बातों से शुरुआत करता हूं, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सारा कुछ जो है, जिस तरह से हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है वो कोई आसमानी चीज नहीं है। उसका असर हमारे घर तक पहुंच गया है, इस हाल तक पहुंच गया है कि अब कुछ लोग मोदी को सलाह ये दे रहे हैं कि लॉकर में जो गहना रखा हुआ है और मंदिरों में जो गहना रखा हुआ है उसको लीजिए। मंदिरों के गहने पर आप जानिए, मंदिर जाने और आप जाने। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होने की बात करती है, अगर हिंदुओं के मंदिरों से सोना निकाला जा रहा है तो ये उनके अंदर की बात मान लेता हूं, लेकिन लॉकर में सोना हमारा और आपका होता है। आदमी चोरों से बचने के लिए सोना जो होता है, गहना होता है, वो उठा के थोड़ा बहुत लॉकर में रख देता है। अब उस लॉकर के सोने पर भी नजर है, इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिए कि हमारे देश के साथ पिछले 11 साल में क्या किया गया है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अक्सर कहा जाता है कि रुपए की वैल्यू जो गिर रही है और किस तरह से गिर रही है, ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर वो डेटा दिखाता हूं। 30 सितंबर 2013 को जब कांग्रेस की सरकार थी और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 62.51 पर पहुंच गया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि रुपया आईसीयू में चला गया है, रुपया इतना बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है कि आईसीयू में चला गया है। उसी समय यह बयान आया था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब उसके बाद आप देखिए, नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री। 30 सितंबर 2018 यानी उस घटना के ठीक एक साल बाद रुपया 10 पॉइंट और गिर जाता है और अब $1 की कीमत 72.51 रुपया हो जाती है। एक साल और बीता, 2 साल और बीता, 4 साल बाद सीधे डेटा दे रहा हूं, 30 सितंबर 2021 को फिर ये 81.80 तक पहुंच जाती है, यानी 20 रुपए और गिर जाती है जब मोदी जी ने कहा था रुपया आईसीयू में चला गया है उससे। उसके बाद 30 सितंबर 2024 को ये 88.84 यानी 90 रुपए के आसपास पहुंच जाती है और आज इतिहास में जितना नीचे रुपया गिर गया है उतना कभी नहीं गिरा था। 95.63 यानी $1 की कीमत 95.63 तक पहुंच गई है। रुपया इस कदर गिरा है कि अब कहा जा रहा है कि एशिया में सबसे खराब किसी मुद्रा का प्रदर्शन रहा है तो वो रुपए का रहा है और इसके कारण है, अक्सर हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बड़े बड़े बयान देती हैं रुपया ठीक कर रहा है, लेकिन रुपया ठीक नहीं कर रहा है। रुपया न केवल डॉलर और यूरो के मुकाबले गिर रहा है, रुपया एशिया की सारी करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है। आप यूएई को अगर देखेंगे तो आज यूएई का जो दिरहम होता है वो 26.08 रुपीस के बराबर हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे जो देश हैं वहां की करेंसी भी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, रुपया उनके मुकाबले भी गिर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी वैल्यू रुपए से कम है। उसके बावजूद ये वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लगातार घटता जा रहा है, रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसलिए रुपए की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए, श्रीलंकाई रुपए
और बांग्लादेशी रुपया जो है उसके मुकाबले भी कम हुई है। अब आप यह बताइए कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की प्रॉब्लम अकेली है तो रुपया पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी करेंसीज के मुकाबले क्यों गिर रहा है? क्यों यूएई, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है इस जंग का, जो अपना माल बेच नहीं पा रहा है, जहां नुकसान भी हुआ है, उसकी करेंसी के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? यह सवाल होना चाहिए। यह सवाल होना चाहिए कि एशिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस रुपए का क्यों है? क्यों हमारी इकॉनमी, रुपए के सबसे खराब परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि हमारी इकॉनमी एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। और हमारी निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि सब ठीक चल रहा है, हमारा रुपया ठीक चल रहा है। नहीं चल रहा है ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। और गरीबों की सिर्फ बात नहीं है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए तो बस 5 किलो अनाज में काम चला देती है, लेकिन रईसों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। मैं कुछ रईसों के बयान आपको दिखाता हूं। हेलियास के फाउंडर हैं समीर अरोरा। समीर अरोरा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, आई हैव नेवर सीन फॉरेन इन्वेस्टर्स सो अपसेट विद इंडिया। मैंने विदेशी निवेशकों को, विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत को लेकर इतना बेजार कभी नहीं देखा, इतना निराश कभी नहीं देखा। यह बात कह रहे हैं हेलियास के फाउंडर समीर अरोरा। अब यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, यह कहानी है 4 अप्रैल 2022 की। 4 अप्रैल 2022 को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर शशि थरूर यानी कांग्रेस के एमपी ने कहा कि हमारे देश से जो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी विदेशी निवेश, एक आसान भाषा में समझ लीजिए कि गैर मुल्की जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से 48,286 48,286 करोड़ उन्होंने निकाल लिया है। यह बात मैं कर रहा हूं 4 अप्रैल 2022 की। और उन्होंने कहा कि इतना पैसा देश की इकॉनमी से निकल गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? इस पे क्या देश को नुकसान नहीं होगा? तो निर्मला जी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका फेमस डायलॉग था, एफआईआई एंड एफपीआई में कम एंड गो, यानी एफआईआई और एफपीआई आए और जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई शॉक नहीं लगने वाला है। ये निर्मला सीतारमण कह रही थी। देश के अंदर से 48,286 करोड़ रुपए निकल गया था और निर्मला सीतारमण कह रही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्मला सीतारमण और इस सरकार का ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो कितना भारी पड़ा ये आप देखिए। हम आज का डेटा देखते हैं। पिछले 2 महीनों में भारत के शेयर बाजार से 2 लाख करोड़ यानी 21 बिलियन डॉलर निकाल लिया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। और अब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सेदारी रह गई है वो 14.7% रह गई है। आप सोचिए कि 2 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए यानी 21 बिलियन डॉलर हमारे देश के अंदर से निकाले जा चुके हैं। 1993 में मनमोहन सिंह के रहते पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिली थी और उसके बाद से लेके अब तक सबसे कम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है तो वो आज है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और दुनिया के कहने पर लगातार नीतियां बना रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और हालत यह है कि विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे यहां से पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं। अब इसको आसान भाषा में आप समझिए। अगर मान लीजिए कहीं से इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी मोहल्ले में अगर लोग लगातार जमीन बेच बेच कर भाग रहे हैं, मान लीजिए एक मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों के मकान हैं, उनमें से 30, 40, 50 लोग मकान बेच बेच कर भाग चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मोहल्ला किसी बड़ी मुश्किल में आने वाला है जिसका अंदाजा उन लोगों के पास है और उस मोहल्ले में मकान की कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा गिरने वाली हैं, जिसके चलते लोग वहां से भाग रहे हैं। या तो वो डूबने वाला है या वहां कोई संकट आने वाला है। तो अगर हमारे देश से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना बड़ा अमाउंट निकाल कर भाग रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और रिपोर्ट कह रही है कि दोबारा ये पैसा भारत के निवेश बाजार में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ आप जोड़ लीजिए कि हेलियास फाउंडर समीर अरोरा का मैंने आपको बयान सुनाया था कि आई हैव नेवर सीन
फॉरेन इन्वेस्टर्स सो अपसेट विद इंडिया। मैंने कभी विदेशी निवेशकों को, जो गैर मुल्की निवेशक हैं, उनको भारत से कभी इतना बेजार नहीं देखा। इन सब को जोड़ लीजिए, इसका मतलब यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो पैसा हमारे देश में लगाते थे, उनके साफ समझ में आ गया है कि हमारी इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है, यहां से हमारे इन्वेस्टमेंट को पैसा नहीं मिलना है, इसलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट लेकर भाग रहे हैं, सिंगापुर में लगा रहे हैं, बाकी सारी जगहों पर लगा रहे हैं। तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अकेला मामला है तो भारत से निकालकर वो दूसरी जगहों पर क्यों पैसा लगा रहे हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का असर तो सारी दुनिया में पड़ा है। बहुत सीधा सा मामला है कि मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नहीं है। 30 सितंबर 2024 को हमारे यहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं था, जब रुपया गिरकर 88.84 यानी 88.84 पर पहुंच गया था। 4 अप्रैल 2022 को कोई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं था, जब शशि थरूर ये सवाल पूछ रहे थे कि 48,286 करोड़ निकल कर कहां गए। और इसका बहुत साफ साफ आप देखेंगे तो बाजार में भी दिखाई दे रहा है। मनमोहन सिंह जब गए हैं 2014 में, तब से अब तक की तुलना कर लीजिए। 600 रुपए की जो डीएपी मिलती थी वो 1350 रुपए की मिल रही है। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो 350 रुपए का मिल रहा था, अब 900 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। और पेट्रोल जो 60-62 रुपए लीटर था, अब 100 रुपए लीटर के आसपास पहुंच चुका है। 10 साल में इन चीजों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 10 साल में डॉलर की कीमत कैसे रुपए के सामने बढ़ती चली गई है, 40 रुपए से ज्यादा का फर्क आ गया है, ये आपके सामने है। और इन सब के साथ आपके सामने है सरकार का जबरदस्त घमंड। अब क्या किया जा रहा है? अब इस मुश्किल के लिए आपको तैयार किया जा रहा है ज्यादातर झूठ बोलकर। पहला झूठ आपसे बोला जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की जो हमारी ऑयल कंपनियां हैं वो जबरदस्त घाटे में है। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। 2024 का जो साल था, उस साल आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने मिलकर 81,000 करोड़ कमाए थे। 81,000 करोड़ रुपए कमाए थे इन 4 कंपनियों ने, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत डाउन थी। दुनिया में ऑयल $60-70 प्रति गैलन था और हमारे यहां तेल अच्छे खासे दाम पर बेचा जा रहा था। इसके अलावा रशिया से सस्ता तेल खरीद के यूरोप को बेचा जा रहा था, इसमें भी कमाई की जा रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो 2014 में मोदी सरकार ने फ्यूल टैक्स लगाया। यह टैक्स अलग से है, जो हम जब पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो उस पर लग के आता है। इस फ्यूल टैक्स से जो कमाई है वो 38.89 यानी 38.89 लाख करोड़ की कमाई है। यानी सरकार के पास डीजल पेट्रोल से खरीदा गया 38.89 लाख करोड़ रुपए है, जो कमाया है सरकार ने डीजल पेट्रोल से। और 2024 की कमाई मैंने आपको बताया कि 81,000 करोड़ की कमाई है, ये जो आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने मिलकर कमाई है। तो जब दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमत कम थी, रशिया और ईरान से हमको सस्ता तेल मिल रहा था और हम बेच रहे थे यूरोप के बाजार में, और हम नहीं बेच रहे थे, कंपनियां बेच रही थी, रिलायंस बेच रहा था, ये सारे लोग बेच रहे थे। तब जो करोड़ों करोड़ कमाए गए थे, हजारों और लाखों करोड़ कमाए गए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि कंपनियां इतने ज्यादा फायदे में हैं, देश के लोगों का पेट्रोल डीजल का प्राइस थोड़ा कम कर देना चाहिए, तब तो नहीं कहा गया। लेकिन आज जब दुनिया में पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है, और बहुत नहीं बढ़ी है, ब्रेंट की अगर आप कीमत देखेंगे तो वो $100 के आसपास ही है। और एक बात और सुनिए आप, जो कहा जा रहा है कि यूरोप और बाकी सारी जगहों पर कीमत बढ़ा दी गई, गैस, पेट्रोल और डीजल की भारत में नहीं बढ़ाई गई, उसको भी समझिए। जब दुनिया में डीजल पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, ऑयल की कीमत कम हुई थी, तो यूरोप और बाकी बाजारों में कीमत कम भी की गई थी, हमारे यहां नहीं की गई थी। तो उन्होंने जब ब्रेंट की कीमत कम हुई थी तो अपनी कीमत कम कर ली थी, हमने नहीं की थी। तो जब बढ़ी है तो उन्होंने बढ़ा लिया, आप क्यों बढ़ाएंगे? आपने तो तब कम नहीं की थी, तब तो आपकी कंपनियां और आप जबरदस्त प्रॉफिट लूट रहे थे। और अब जब कीमत बढ़ी है, और वो भी बहुत कीमत नहीं बढ़ी है, मैंने आपको बताया कि $100-110 तक ही पहुंचा है अभी ब्रेंट का, और ये वही दाम है जिस दाम पर 30 सितंबर 2013 को
62 रुपए 51 जब हमारे रुपए की वैल्यू थी, तब पेट्रोल की जरा सी कीमत बढ़ाई गई थी और तमाशा मचा दिया गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे, कोई सिलेंडर कंधे पर लेकर चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जबकि वर्ल्ड प्राइस तेजी से बढ़ी थी, उसके चलते जरा सा बढ़ाया गया था। और आपने तो उस बढ़ाए हुए को कम करने की जगह और बढ़ा दिया, जबकि इंटरनेशनल प्राइस कम हो गई थी। लेकिन अब जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जनता को तैयार किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने वाली है और उसके लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। सोने का आप देख लीजिए, कल शाम को इकोनॉमिक टाइम्स खबर देता है कि कोई प्लान नहीं है सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को। और आज सुबह सुबह, बल्कि कल रात को जब आप सो रहे थे, तो यह खबर आ जाती है कि सोने, चांदी और दूसरी जो महंगी धातुएं कही जाती हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई। 10 + 5 15% कर दी गई, यानी सोना चांदी और आपके पास महंगा हो गया। अगर सोने चांदी का देखें तो कुछ दिन पहले यह कहा जा रहा था कि हमारे पास पर्याप्त सोना चांदी है। बाहर जो सोना चांदी रखा गया था, उसको भी देश के अंदर लाया गया और कहा गया कि पर्याप्त सोना चांदी है। ऐसे ही कुछ साल पहले आपको याद होगा, गोल्ड सोवराइन बॉन्ड निकाला गया। सरकार ने कहा सोना मत खरीदिए, 1 तोला सोना या 1 ग्राम सोना, मिनिमम 1 ग्राम सोने की बात थी शायद, आप 1 ग्राम सोने का पैसा हमारे यहां इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको 2.5% का हर साल का इस पर जो सूद है, इस पर जो इंटरेस्ट है, वो दिया जाएगा। और ये पैसा सरकार इन्वेस्ट करेगी, 8 साल बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ये सारी बातें की गई थी और अच्छी बात थी। सोना खरीदने की जगह आप सरकार को पैसा दे दीजिए, सरकार इन्वेस्ट करेगी और उस इन्वेस्ट से जो फायदा होगा वो आपको मिलेगा। आज गोल्ड सोवराइन बॉन्ड, जब गोल्ड महंगा हो गया दुनिया में, उस समय गोल्ड नॉर्मल प्राइस पे था, जब गोल्ड महंगा हो गया, जब जनता को ज्यादा फायदा उससे मिलना चाहिए, तब सरकार खामोश बैठी है, गोल्ड सोवराइन बॉन्ड की बात नहीं कर रही है। नहीं बता रही है कि गोल्ड सोवराइन बॉन्ड जो है उसको कहां इन्वेस्ट किया गया और जनता को उससे कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। यानी सीधी सी बात है कि जब फायदा हो तो वो सरकार का, वो प्राइवेट कंपनियों का, जो सरकार के करीबी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका फायदा हो। जब फायदा हो रहा था तो अंबानी साहब, रिलायंस वाले जबरदस्त फायदा कमा रहे थे रशिया का तेल यूरोप में बेचकर। लेकिन जब नुकसान हो तो जनता के ऊपर लाद दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। मंदिरों से सोना निकालने की बात हो रही है। इस देश के जो खरबपति हैं, जिन्होंने इस देश से अरबों खरबों कमाए हैं, उनसे पैसा लेने की बात क्यों नहीं हो रही? अंबानी और अदानी से पैसा लेने की बात क्यों नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जो इस देश में सबसे ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है वो है, उससे कुछ परसेंटेज लेने की बात क्यों नहीं हो रही? यह बात क्यों नहीं हो रही कि कोविड के समय जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, उस फंड में जो पैसा है वो कहां गया? वो क्यों नहीं देश में लगाया जा रहा है? यह बात क्यों नहीं की जा रही है कि जरा प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो देश के साथ शेयर करने? नहीं, वो नहीं बात होगी। उनका तो लोन लगातार माफ होता रहेगा, उनका इंटरेस्ट माफ होता रहेगा और हमारे आपकी जेब पर डाका लगता रहेगा। सवाल यह है, इनकम टैक्स इतना सारा, जीएसटी इतनी सारी, दुनिया भर के टैक्स, टीडीएस, ये वो, 4 पैसा कमाइए तो 1 पैसा सरकार किसी भी बहाने से आपसे ले लेती है। किसी चीज की कीमत कम नहीं होती है और उसके बावजूद देश के आर्थिक हालात यहां कैसे पहुंच गए? एक छोटी सी घटना बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। घटना है नंदनगांव, महाराष्ट्र की। एक किसान ने पूरे साल मेहनत करके प्याज पैदा की और 2.5 कुंटल 2500 किलो प्याज लेकर वो पहुंचा एपीएमसी पे कि हमारी प्याज खरीद लीजिए। कहा गया इसकी कीमत जो आपको मिलेगी वो 1 रुपए पर केजी मिलेगी, यानी 2.5 कुंटल प्याज का 2,500 रुपए किसान को बस मिलेगा। जो किसानी करते हैं वो जानते हैं कि इससे ज्यादा तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया होगा जब वो प्याज अपने खेत से लेकर एपीएमसी पर पहुंचा होगा। किसान ने सारी की सारी प्याज वहां जमीन पर पलट दी और चला आया। तो प्याज बोने वाले किसान को उसकी उपज का 1 रुपए पर केजी दिया जा रहा है और बाजार में जब आप प्याज खरीदने जाते हैं तो आप प्याज कितने के खरीदते हैं ये कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं कितने के खरीदता हूं वो तो मैं जानता ही हूं। ये देश की हालत है,
कि आम आदमी पसीना गिरा गिरा के मर जाए, उसके सोने पर, उसकी चांदी पर, उसके लॉकर पर, उसके इनकम पर, उसके घर पर, हर चीज पर सरकार की नजर है। और देश की इकॉनमी लगातार इन सब के बावजूद तबाह होती जा रही है। यह ईरान इजराइल जंग का मामला नहीं है, यह मामला कहीं और का है, जिस पर बात करने से सरकार और सरकार की दलाल गोदी मीडिया लगातार बचती रहती है। मैंने पूरी कोशिश की कि इस समय जो इकॉनमी की हालत है आपको शार्ट में बताऊं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।